सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाइब्रेरियन सुमेर चौधरी एक बार पुनः लाइब्रेरियन गुरुजी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी साथी लाइव में जुड़ चुके हैं फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि ऑडियो और वीडियो प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंच रहा है। फटाफट से बता दीजिएगा बच्चों, मैं कमेंट्स आपके चेक कर लेता हूं। जी पूजा बिल्कुल, नमस्ते बेटा। पंकज गुड इवनिंग। दिलखुश, सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज और वीडियो सही तरीके से आप तक पहुंच रहा है। उसके बाद आज के इस सेशन में जो काफी टाइम से अपना एक टॉपिक चल रहा था, कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। कल की क्लास से एक नया टॉपिक हम शुरू कर लेंगे। बहुत लंबा टॉपिक था, ठीक है, ओके पूजा, काफी लंबा टॉपिक था और इस वजह से समय हमें ज्यादा लगा है इसमें। ठीक है जी, किसी की कोई क्वेरी है तो एक बार फटाफट से बोल दीजिए, उसके बाद हम सेशन को शुरू करेंगे। बिल्कुल 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 बेटा, आपको भी प्रणाम समरदीप जी। तो कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो वर्गीकरण के उपसूत्र हैं, आपको मालूम है कि 43 उपसूत्र थे और इन 43 उपसूत्रों को 3 भागों में बांट करके हमने पढ़ा है। 3 भागों को हमने नाम दिया था, आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन। 3 धरातलों में हमने विभाजित किया था, 3 प्लेन में हमने विभाजित किया था, जिसके तहत आइडिया प्लेन हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आइडिया प्लेन के 15 कैनन अच्छे से आपने शायद याद भी कर लिए होंगे। आइडिया प्लेन के बाद वर्बल प्लेन को हमने भली भांति पढ़ा। वर्बल प्लेन के जो 4 कैनन थे उनको आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा, ऐसी मैं अपेक्षा आपसे रखता हूं। उसके बाद पिछली क्लास में हमने शुरू कर लिया था नोटेशनल प्लेन, और नोटेशनल प्लेन के 24 कैनन हमें टोटल पढ़ने थे, जिनमें से पहला भाग नोटेशन प्लेन का, जिसे आप बेसिक कैनन के रूप में जानते हैं या बेसिक नोटेशंस के रूप में आप जानते हैं, उसके 12 कैनन पिछली क्लास में हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो नोटेशनल प्लेन के टोटल 24 कैनन थे, जिनमें से 12 हमारे हो चुके हैं। अब केवल और केवल 12 कैनन आपके और बच रहे हैं। तो 15, 4 और 24, क्योंकि नोटेशनल के टोटल कितने हैं, 24 हैं। तो 15, 4 और 24 टोटल काउंट करेंगे तो आपके 43 के 43 कैनन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज इसे हम एकदम कंप्लीट करेंगे बेटा। ठीक है, राधे राधे बेटा, राधे राधे बेनीवाल साहब, जय भीम प्रियंका। हाँ बिल्कुल, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे, सब बेटा सभी के लिए है ना जी। अब एक एक का नाम तो शायद मैं समीना नहीं ले पाऊंगा ना। अनुसुईया बेटा समझो आप इस चीज को भी, ठीक है, नमस्ते बेटा आपको भी। चलो जी, कोशिश करना आज की क्लास में आज जो पढ़े वो सारा का सारा तैयार हो जाए, बार बार रिवीजन की आवश्यकता नहीं हो, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, कई बार क्लास नहीं हो पाती है तो आप परेशान ना हुआ करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब क्लास नहीं होती है तो वो बार बार मैसेज करते हैं, गुरुजी क्लास को नहीं। क्लास बेटा, कई बार देखो, आपको मालूम है कि मौसम में बारिश का है, बारिश का मौसम है तो देखो, ना तो मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है, और बारिश होगी तो आपको भी मालूम है किसी भी सूरत में नेटवर्क इतना अच्छा नहीं आएगा कि हम लाइव क्लास कर सकें। तो फिर, क्योंकि ऑनलाइन है सारी चीजें और नेटवर्क के बलबूते ही ये सब चल रहा है, तो अगर बारिश तेज है और तो तेज बारिश में लाइव क्लास कर पाना तो शायद संभव नहीं है, तो आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपके पास समय है, तो एक दिन लेट हो जाएगी तो उससे ज्यादा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन क्लास नहीं होती है पीछे की क्लास को आप रिवाइज कर लिया करें, ठीक है। चलो, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, आज की क्लास में कैनन्स कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, वर्गीकरण के कैनन कंप्लीट होंगे, क्लासिफिकेशन के कैनन कंप्लीट होंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन के कैनन्स की संख्या 43 है और आज 43 फ्री कर देंगे। लेकिन
सूचीकरण के जो नो कैनन है वो हम सूचीकरण में पढ़ेंगे। अभी कैटालॉगिंग के भी तो नो कैनन है ना, वो भी पढ़ने हैं, तो वो हम कहां पढ़ेंगे? जब सूचीकरण वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जब कैटालॉगिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, वर्गीकरण अपन शुरू करने वाले, मतलब कर ही रखा है। जो वर्गीकरण की पद्धतियां हैं वो आपकी शुरू हो जाएंगी, लेकिन मैं चाह रहा हूं इस बार थ्योरी वाली जो क्लासें हैं वो पहले फ्री कर दूं। पिछली बार मैंने प्रैक्टिकल वाली क्लासें पहले करवाई थी, उसके बाद में थ्योरी करवाई थी। इस बार थ्योरी पहले करवा रहा हूं, प्रैक्टिकल बाद में करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि पिछली बार समय का अभाव था तो मुझे वो जल्दी करवाना था और वो चीजें सिखाना जरूरी था। ठीक है, इस बार मेरे पास समय काफी है तो बिल्कुल मुझे चिंता नहीं है और आपको भी नहीं होनी चाहिए। बेटा अलग अलग यूनिवर्सिटीज की अलग अलग फीस है, मैं कैसे बता सकता हूं किस यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है एमएलआई के लिए? सबकी अलग अलग है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कोशिश करना भाई साथ साथ ही ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिएगा। बेसिक कैनन हमें पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, पहला पार्ट नोटेशन प्लेन का हम पढ़ चुके थे। आज इसका दूसरा पार्ट हम शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले आज हम ले रहे हैं कैनन फॉर नेमोनिक्स। नेमोनिक्स का मतलब होता है स्मृति सहायक है, मतलब ऐसे कैनन जो स्मृति में सहायक हो, मतलब ऐसे कैनन या ऐसे नोटेशन हम इसमें पढ़ेंगे जो हमारी स्मृति में सहायक हो, याद रखना उन्हें आसान हो। तो कैनन है यहां पर, कैनन फॉर नेमोनिक्स। स्मृति में सहायक जो कैनन है वो कौन कौन से हैं, और कैनन ये किससे संबंधित है? नोटेशन से संबंधित है, अंकन से संबंधित है। तो ये सूत्र हमें बताएंगे कि स्मृति में सहायक जो कैनन है वो कौन कौन से हैं और उसका कैसे यूज किया जाना चाहिए। सबसे पहले हम ले रहे हैं कैनन फॉर जनरल नेमोनिक। सबसे पहला कैनन नेमोनिक्स में हम ले रहे हैं कैनन फॉर जनरल नेमोनिक्स, मतलब सामान्य स्मृति सहायक उपसूत्र। क्या कहता है समझिएगा, किसी विशिष्ट कॉन्सेप्ट को दर्शाने वाला अंक, किसी भी विशिष्ट अवधारणा को दर्शाने वाला अंक या अंकों का समूह है। कोई अंक हो सकता है जो किसी एक विशिष्ट अवधारणा को दर्शा रहा हो, किसी भी कॉन्सेप्ट को दर्शा रहा हो ऐसा अंक, या हो सकता है किसी अवधारणा को दर्शाने वाले अंकों का समूह है हो। क्लास नंबर भी तो हो सकता है, क्लास नंबर में तो एक विशेष अंक तो होने से रहा, उसमें तो 4-5 अंक होंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा एक अंक भी हो सकता है और ऐसा अंकों का समूह भी हो सकता है जो किसी विशिष्ट अवधारणा को दर्शा रहे हो। ठीक है, वह पूरी वर्गीकरण योजना में हर जगह समान ही होना चाहिए। अगर कोई ऐसा अंक है जो एक विशिष्ट अवधारणा को दर्शा रहा है तो उस अवधारणा को दर्शाने के लिए पूरी वर्गीकरण पद्धति में वही अंक यूज किया जाना चाहिए ताकि याद रखना थोड़ा आसान हो जाए। अगर एक अवधारणा के लिए हर बार अलग अलग अंक हम यूज करेंगे तो क्या वो याद रहेगा? नहीं रहेगा। तो एक अवधारणा के लिए हर बार पूरी वर्गीकरण पद्धति में वही एक अंक यूज करना है, और अंक है तो मतलब नोटेशन है, अंक ही तो नोटेशन है। अंक हो सकता है, कोई प्रतीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी एक अवधारणा के लिए हमने कोई नोटेशन यूज कर लिया तो वह पूरी वर्गीकरण पद्धति में लगातार यूज किया जाना चाहिए और वही यूज होना चाहिए, उसे आप बदलिएगा नहीं। ठीक है, अगर बदल दोगे तो फिर अलग अलग याद रख पाना संभव नहीं है, सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, और हर जगह एक अवधारणा के लिए उसी अंक का प्रयोग कर रहे हो तो वह याद रखने में आसान होगा, वह अंक याद रखने में आसान होगा, इसीलिए स्मृति में सहायक होगा। ठीक है, शर्त क्या है इसके लिए? आप किस परिस्थिति में उस अंक का पूरी वर्गीकरण पद्धति में उसी अवधारणा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है यह भी जरा देख लीजिएगा। यह नियम तभी लागू होगा जब ऐसा करने से किसी अन्य महत्वपूर्ण बड़े नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा हो। तो यह भी हमें ध्यान रखना है कि कोई बड़ा नियम जिसका हमें उल्लंघन करना पड़ रहा है उसी अंक को उसी अवधारणा के लिए लगातार यूज करने में, तो फिर नहीं करना है। तो उसे किसी बड़े नियम का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए, इस बात को दिमाग में रखना है। ठीक है, यह कंडीशन है। स्मृति में कैसे सहायक है यह बताना है। तो स्मृति में कैसे सहायक है, आपको मालूम होगा कि बेटा जब एक ही
अवधारणा के लिए हर बार एक ही अंक का प्रयोग करेंगे तो वह तो बहुत आसान हो जाएगा याद रखने में। तो वैसे ही स्मृति सहायक है ना। तो स्मृति सहायक कैसे है ये तो भली भांति आपको मालूम है। यह वर्गीकरण करता मतलब क्लासिफायर, जो अपनी लाइब्रेरी की पुस्तकों का वर्गीकरण करता है किसी बनी हुई वर्गीकरण पद्धति से, वह क्या है? क्लासिफायर कहलाता है। क्लासिफिकेनिस्ट कौन कहलाता है? जो वर्गीकरण पद्धति का निर्माण करता है वह होता है क्लासिफिकेनिस्ट। और यह क्लासिफायर जो वर्गीकरण करता है, ठीक है। तो यह वर्गीकरण करता और पाठक को विषय का नंबर याद रखने, क्योंकि वही नंबर बार बार यूज करेंगे उस विषय के लिए तो याद होगा ही होगा ना। तो विषय का नंबर याद रखने और ढूंढने में मदद करता है, क्योंकि पूरे शेड्यूल में उस अवधारणा का प्रतीक बदलता नहीं है। तो जब एक विषय के लिए एक ही प्रकार का अंकन हम यूज कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, जैसे बायोलॉजी के लिए पूरी कोलन क्लासिफिकेशन में जी नाम का अंकन यूज किया है, तो जहां भी बायोलॉजी आएगी हर बार हम क्या यूज करेंगे? जी ही यूज करेंगे। एग्रीकल्चर के लिए हमने जे यूज किया है कोलन क्लासिफिकेशन में, तो जहां भी एग्रीकल्चर की बात होगी हम जे का ही यूज करेंगे, ठीक है। जब मैथमेटिक्स की बात आएगी, जब भी मैथमेटिक्स की कभी बात आएगी, क्या हो रहा है भाई? मैथमेटिक्स की जब भी कभी बात आएगी तो हम बी का यूज करेंगे। बी मैथमेटिक्स, सी फिजिक्स, डी इंजीनियरिंग, है ना, ई केमिस्ट्री, एफ टेक्नोलॉजी। तो ये फिक्स हैं, इसीलिए तो मैं बोल पा रहा हूं, स्मृति में सहायक हैं। एक विषय के लिए हर बार वही अंकन हमने यूज किया है, वही नोटेशन एक विषय को लगातार दिया है, इसलिए याद हो गए और मैं बोल पा रहा हूं, ठीक है। तो ये नियम यही बात कह रहा है कि एक अवधारणा के लिए एक ही नंबर का यूज आप पूरी वर्गीकरण की पद्धति में करिएगा, उसे बदलना नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? समझ में आ रही है? बताइए, क्या इस कैनन में किसी को दिक्कत है? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी अगर बात करें इस कैनन का उद्देश्य क्या है, तो देखो, वर्गीकरण को तार्किक बनाना, सुसंगत बनाना और याद रखने में आसान बनाना है। तो इसका उद्देश्य पूछे तो क्या कहेंगे कि वर्गीकरण को तार्किक, सुसंगत और याद रखने में आसान बनाना है, ठीक है। क्योंकि नेमोनिक्स के कैनन है तो स्मृति सहायक कैनन है, स्मृति में तो सहायक होंगे ही होंगे, ठीक है। दूसरा कैनन लेते हैं, कैनन ऑफ अल्फाबेटिकल नेमोनिक। अल्फाबेटिकल नेमोनिक मतलब वर्णानुक्रम का स्मृति सहायक उपसूत्र। क्या कहता है? यह सिद्धांत किसी विषय या उसके घटक को उसके नाम के पहले अक्षर मतलब जो पहला अल्फाबेट है उसके आधार पर नोटेशन प्रदान करने का निर्देश देता है। अल्फाबेटिकल नेमोनिक है भैया, ये कोई भी नाम है तो उसका पहला अल्फाबेट बोले यूज कर लीजिए, याद रखने में बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देता हूं, जैसे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, कोलन को पढ़ेंगे ना, उस समय ये चीजें बहुत अच्छे से तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। अभी तो थ्योरी पढ़ रहे हो, जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे, मैं नंबर बना बना करके दिखाऊंगा, जब क्लास नंबर बनाऊंगा ना तो वहां देखेंगे आप, वहां आप देखेंगे कि मान लीजिए मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं, और एग्जाम्पल भी मैं एग्रीकल्चर का ही ले लेता हूं ना, एग्रीकल्चर मतलब जे मेन क्लास, है ना। तो यहां से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं नाम का पहला अल्फाबेट से, बासमती चावल। कौन सा चावल? बासमती चावल। तो चावल का नंबर तो ऑलरेडी दे रखा है, बासमती कोई नया आइसोलेट आ गया मान लीजिए, ठीक है। तो उसका नंबर हम कैसे जोड़े? तो ये कैनन क्या कह रहा है कि उसका पहला अल्फाबेट लास्ट में जोड़ देना। तो लास्ट में हम बासमती के लिए पहला अल्फाबेट क्या आ जाएगा भाई? बी का यूज कर लेंगे। जैसे जयपुर का नंबर हमें जोड़ना है तो जयपुर के लिए हम सीधा क्या जोड़ देंगे? जे जोड़ देंगे, ठीक है। तो नाम का पहला अल्फाबेट बोले जोड़ दीजिए, जो स्मृति में सहायक रहेगा, याद करने में आसान रहेगा। मेरे ख्याल से इस बात में तो किसी को समस्या होगी नहीं, क्योंकि ये तो बहुत आसान है। अल्फाबेटिकल नेमोनिक मतलब पहला अल्फाबेट उठा लेंगे नाम का, प्रैक्टिकल करेंगे तो ये चीजें और अच्छे से कवर हो जाएंगे।
उसके बाद बात करते हैं कैनन ऑफ शेड्यूल नेमोनिक। शेड्यूल नेमोनिक मतलब सूचीबद्ध स्मृति सहायक उपसूत्र। क्या कहता है इसको भी जरा समझिएगा। वर्गीकरण पद्धति में एक एकल विचार मतलब आइसोलेट आइडिया या एक पंक्ति एकल विचार, अरे आइसोलेट आइडिया है ना, एक एकल विचार या एक पंक्ति एकल विचार को प्रदर्शित करने के लिए एक ही अंक या अंक समूह का उपयोग करना चाहिए, चाहे वह किसी भी विषय में प्रयुक्त हो रहा हो। अगर एक दे दिया तो वह भले किसी भी विषय में प्रयुक्त हो रहा हो, उसी का हमें लगातार प्रयोग करना है। ठीक है। उसके बाद कैनन ऑफ सिस्टमैटिक नेमोनिक क्या कहता है? सुनियोजित स्मृति सहायक का उपसूत्र। यह कहता है कि वर्गीकरण अनुसूची में किसी पंक्ति मतलब अरे किसी पंक्ति के एकल विचारों को दर्शाने वाले अंक सहायक अनुक्रम के सिद्धांतों के समानांतर होने चाहिए। सहायक अनुक्रम के सिद्धांत हम इस टॉपिक के बाद शुरू करेंगे, है ना, और उनको भी अच्छे से इसी प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है। तो इन चीजों का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे अंकों का क्रम तार्किक सिद्धांतों के अनुकूल होना चाहिए, जिससे विषयों का क्रम प्राकृतिक और याद रखने में आसान हो। ठीक है। यह सहायक अनुक्रम के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कैनन ऑफ सेमिनल नेमोनिक मतलब मौलिक स्मृति सहायक का उपसूत्र। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है ना। वर्गीकरण के लिए एक पद्धति में मौलिक रूप से समतुल्य अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक ही अंक का उपयोग किया जाना चाहिए, चाहे उसकी शब्दावली अलग अलग हो। शब्दावली अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसके लिए अंक हमें एक ही यूज करना है। यह उपसूत्र अलग अलग विषयों में छिपे गहरे दार्शनिक और वैज्ञानिक सामंजस्य, इसको ठीक करना बेटा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सामंजस्य करना। यहां क्या करोगे? सामंजस्य। ठीक है, इसको करेक्ट करना, टाइपिंग मिस्टेक है। यह उपसूत्र अलग अलग विषयों में छिपे गहरे दार्शनिक और वैज्ञानिक सामंजस्य को एक जैसे अंकों से प्रदर्शित करता है। कौन सा कैनन? कैनन ऑफ सेमिनल नेमोनिक। उसके बाद बात करें कैनन ऑफ ग्रोविंग यूनिवर्स की, तो ग्रोविंग यूनिवर्स के जो कैनन है वहां से तो सवाल आपकी परीक्षा में डेफिनेटली पूछा ही जाता है। तो ग्रोविंग यूनिवर्स के जितने भी कैनन है ना, उनको तो भली भांति पढ़ लेना। नोटेशन प्लेन वाले भले ही जो अभी हमने 2 3 4 पढ़े हैं वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, भले ही उनको कम पढ़ लेना, लेकिन ये तो अच्छे से तैयार करके जाना ही है परीक्षा में, क्योंकि अरे और चैन से जोड़ करके सवाल यहां पूछता ही पूछता है। दिमाग में बिठा के ही चलना है इनको तो। ठीक है, भले थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लेना, लेकिन इनको अच्छे से समझना है। ठीक है, चलो जी। ग्रोइंग यूनिवर्स मतलब बढ़ते हुए जगत के उपसूत्र। बढ़ते हुए जगत से क्या आशय है? कोई नया विषय और आ रहा है। बहुत सारे विषय हैं, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान जगत, बहुत सारे विषय हैं इसमें, है ना, और बहुत सारे विषयों के बीच कोई नया विषय और आ रहा है, कोई नया आइसोलेट और आ रहा है, तो उसको भी तो हम वर्गीकरण पद्धति में कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे ना। तो उसके लिए ये सारे के सारे कैनन हमें पढ़ने हैं। ठीक है, चलो जी। ग्रोविंग यूनिवर्स का पहला कैनन हम ले रहे हैं, कैनन ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन इन अरे। कैनन ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन इन अरे। अरे का मतलब होता है पंक्ति, चैन का मतलब होता है श्रेणी या श्रृंखला। ठीक है, श्रेणी या श्रृंखला। अरे के बारे में मैं आपको पहले बता भी चुका हूं, बाकी चैन और अरे का टॉपिक हम पूरा पढ़ेंगे, वहां विस्तार से सारी चीजें और भी अच्छे से कवर करवा दूंगा मैं, हालांकि यहां भी हम इसको शामिल कर लेंगे। कैनन ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन इन अरे। एक्स्ट्रापोलेशन इन अरे क्या था? कैनन की तो बात बाद में कर लो, पहले कम से कम आपको यह तो पता होना चाहिए कि एक्स्ट्रापोलेशन क्या है अरे के अंदर। अरे के अंदर एक्स्ट्रापोलेशन क्या? अच्छा, अरे क्या है ये तो पता है क्या तुम्हें? अरे क्या है, अरे के अंदर एक्स्ट्रापोलेशन क्या है, कैनन तो बाद में देख लेना। बताइए मुझे पहले, आप ये बताइए कि अरे क्या है, फटाफट जवाब दीजिएगा ना। हाँ, 100% 1 क्वेश्चन आएगा ही आएगा यहां से, बिल्कुल बासमती का भी लिख देंगे। कमेंट्स थोड़े से लेट आते हैं आपके, ठीक है, हाँ वो लेट ही आएंगे बेटा, क्योंकि थोड़ा सा पीछे चलता है ये। तो भैया बताइए मुझे पहले तो आप कि अरे क्या है और एक्स्ट्रापोलेशन क्या है। अरे में एक्स्ट्रापोलेशन की बात आएगी कभी,
कभी अरे में इंटरपोलेशन की बात आएगी, कभी चेन में एक्स्ट्रापोलेशन की बात आएगी, कभी चेन के अंदर इंटरपोलेशन की बात आएगी। तो कम से कम आपको पहले ये तो मालूम होना चाहिए कि अरे क्या है, चेन क्या है, और पढ़ा चुका हूं मैं आपको, भी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, थोड़ा ही टाइम हुआ है, इस टॉपिक से पहले ही पढ़ाया है मैंने आपको ये, ठीक है। तो मालूम होना चाहिए कि अरे क्या है, चेन क्या है। अभी तक जवाब नहीं आए तुम लोगों के, शायद थोड़ी देर बाद में आते हैं जवाब, है ना, कोई बात नहीं। देखिएगा, अरे है और एक्स्ट्रापोलेशन है, कैनन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अरे क्या है, पंक्ति क्या है, सिंपल शब्दों में कहूं तो पंक्ति, ये मान लेना साधारण भाषा में, एकदम मारवाड़ी भाषा में ऐसे समझ लेना कि सब के सब एक ही पीढ़ी के विद्यार्थी हैं, ऐसे मान लेना, या एक ही पीढ़ी के सदस्य हैं, ऐसे मान लो, सब के सब एक ही पीढ़ी के सदस्य हैं। या मैं ये कहूं कि एक ही जाति का समूह है, या समान स्तर की जातियों का समूह है। मतलब इसमें जैसे एक पिता है, एक पिता है, इस पिता की 4 संतान है, 4 संतान है, एक पिता की 4 संतान है, एक का नाम है ए, दूसरी का नाम है बी, तीसरी का नाम है सी, और चौथी का नाम है डी, और पिता का नाम मैं दे देता हूं एक। तो इस एक की कितनी संतान है, 4 है। ये सब के सब समान है क्या, सब के सब भाई बहन है क्या, या भाई भाई हैं क्या, बराबर बराबर के हैं क्या, कोई बाप बेटा नहीं है, सब एक ही पीढ़ी के हैं, एक ही पीढ़ी का समूह है ये। तो ये क्या है, अरे है, पंक्ति है, ध्यान रखना, ये क्या है, पंक्ति है। अच्छा, मैं ये कह दूं, इस बी का भी एक पुत्र है जिसका नाम मैंने दे दिया है ए दे दिया है। इस सी का भी एक पुत्र है जिसका नाम मैंने दे दिया है ले, और इस ए का भी एक पुत्र है जिसका नाम मैंने दे दिया है एट द रेट। क्या नाम दे दिया मैंने, एट द रेट। अब समझना, मैं ये कहूं कि ए बी सी और डी ये क्या है, आप कहेंगे सर ये अरे है, ये क्या है, पंक्ति है, ठीक है। इसमें सबके सब क्या है, समान लेवल पे हैं, एक ही स्तर पे हैं, और एक ही स्तर पे हैं, इन सब का समूह क्या कहलाएगा, अरे कहलाएगा। सुनना, लेकिन मैं ये कह दूं कि भैया एक बी ए और एट द रेट ये क्या है, तो आप क्या कहोगे, बोले गुरुजी ये श्रेणी है, ये चैन है, ये श्रृंखला है। श्रेणी बोल दूं, चैन बोल दूं, श्रृंखला बोल दूं, बात एक ही है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें सब एक दूसरे के अधीनस्थ हैं, जबकि इसमें सब के सब समकक्ष थे। तो ध्यान रखना, चैन तो क्या है, अधीनस्थ विषयों का समूह है, जबकि अरे क्या है, समकक्ष विषयों का समूह है। भाई भाई हैं सब, भाई बहन हैं सब, एक पीढ़ी के हैं सब। क्लियर है क्या, हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत शानदार आंसर सब बच्चों का। मुकेश बिल्कुल, लखेरा बिल्कुल बेटा, ठीक है मोनिका जी, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो जी, टॉपिक पे आ जाओ। अच्छा, अरे समझ गए, तो इंट्रापोलेशन और एक्सट्रापोलेशन क्या है। एक्स्ट्रापोलेशन जो है उसका मतलब समझो। पहले तो मैंने एक उदाहरण भी दिया था आपको, बस वाला, बस में बिठा के भी आपको समझाया था। आज बस के अलावा दूसरे तरीके से देख लो, है ना, सिंपल तरीके से ऐसे ही समझ लो आप, बिना एग्जाम्पल के ही, है ना। एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन का मतलब तो यह है कि मान लीजिए आपके पास आपकी वर्गीकरण पद्धति में सारे विषय अवेलेबल हैं, आपने सबको अपनी वर्गीकरण पद्धति के अंदर शामिल कर दिया। मान लीजिए 4 विषय हैं और चारों को आपने अपनी वर्गीकरण पद्धति में शामिल कर लिया है। कल को कोई नया विषय आता है, कोई नया आइसोलेट आता है, तो उसको भी तो हमें अपनी वर्गीकरण की पद्धति में एडजस्ट करना है ना, उसको भी तो कहीं अपनी वर्गीकरण पद्धति में हमें एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट जब हम किसी और विषय को करेंगे, 4 की जगह है 4 ही सीट थी, आपने चारों को बिठा दिया, 5वां कोई विषय आ रहा है, तो इसको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना वर्गीकरण की पद्धति में। नए विषय रोज रोज बन रहे हैं, आएगा ही आएगा, तो उसको फिर एडजस्ट ही करना पड़ेगा। वर्गीकरण की पद्धति दोबारा से थोड़ी बनाओगे, या पूरा वर्गीकरण ही दोबारा से थोड़ी करोगे। तो ध्यान रहे कि
जो विषय हमारा आ रहा है उस विषय को भी हमें अपनी वर्गीकरण पद्धति के अंदर फिट करना है, लेकिन जो पहले हमने विषय बिठा रखे हैं उनका अनुक्रम भी चेंज नहीं होना चाहिए, उनका क्रम भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बिना क्रम डिस्टर्ब किए हम एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? अब सुनना, एडजस्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो हम बीच में फिट कर देंगे, एक तो हम बीच में फिट कर देंगे। बीच में फिट कैसे कर सकते हैं भाई? हमारे पास या तो उसके लिए जगह रहनी चाहिए ना। वर्गीकरण पद्धति में जब पद्धति का हम निर्माण कर रहे हैं तो भविष्य में आने वाले विषयों के लिए हमें जगह रख के चलनी होती है, जिसके लिए हम गैप डिवाइस वगैरह का प्रयोग करते हैं, खाली जो रिक्त अंकन विधि है उसका प्रयोग करते हैं, पढ़ेंगे आगे। तो दो तरीके हैं, एक तो हम बीच में फिट कर ले कहीं, ये भी डिस्टर्ब नहीं हो, तो बीच में तो फिट कैसे कर सकते हैं जब हमने पहले जगह रख रखी हो, तभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। दूसरा तरीका क्या है? कहीं लास्ट में एडजस्ट कर ले। तो जब बीच में फिट कर लेंगे बिना क्रम डिस्टर्ब किए, वो तो है इंटरपोलेशन, और कहीं लास्ट में फिट करेंगे वो है एक्सट्रापोलेशन। बस इतना सा दिमाग में रख लो। बीच में फिट करना, बहुत सारे विषयों के बीच में नए विषय को फिट करना क्या है? इंटरपोलेशन है, सिंपल भाषा में बता रहा हूं। और लास्ट में या अंत में फिट करना क्या है? एक्सट्रापोलेशन। क्लियर? मेरे ख्याल से सिंपल भाषा में ये चीज कवर हो गई होगी, बाकी नहीं तो किताबी लैंग्वेज तुम पढ़ते रहना, पल्ले ही नहीं पड़ेगा इंटरपोलेशन क्या है, एक्स्ट्रापोलेशन क्या है, अरे में क्या है, चेन में क्या है, पल्ले ही नहीं पड़ेगा कुछ। ठीक है, चलो टॉपिक पे आ जाओ भाई, वापस वापस टॉपिक पे आ जाओ सब लोग। देखिएगा, कैनन ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन इन अरे, एक्स्ट्रापोलेशन की बात हो रही है, मतलब लास्ट में फिट करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। और लास्ट में फिट किस में करेंगे? अरे में करेंगे, पंक्ति में करेंगे, तो पंक्ति में फिट कर देंगे, और यहां चैन होगी तो भैया चैन में फिट कर देंगे, बट करेंगे लास्ट में, क्योंकि एक्स्ट्रापोलेशन है। एक्स्ट्रापोलेशन इन अरे आ जाए, अरे का मतलब पंक्ति, तो पंक्ति के अंदर एक्स्ट्रा मतलब लास्ट में फिट करेंगे। और पंक्ति के अंदर अगर इंटरपोलेशन आ जाए, इंटरपोलेशन इन अरे हो, तो पंक्ति के बीच में फिट करेंगे। ठीक है, अरे के स्थान पे मान लीजिए चैन होता तो चैन के अंदर फिट करते, और एक्स्ट्रापोलेशन होता तो लास्ट में फिट करते, और इंटरपोलेशन होता तो बीच में फिट करते। बस इतना सा दिमाग में बिठा लो, सवाल गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मुकेश कुमार कह रहे हैं। अच्छी बात है बेटा, समझ में आ गया तो समझ में आ गया, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं, है ना, समझाने के लिए ही मेहनत करते हैं। ठीक है, चलो जी। सर राजस्थान जी के कब पढ़ाओगे? जान ले लो मेरी थे, है ना भैया। आपको मालूम है कि ये जो प्लेटफॉर्म है स्पेशल लाइब्रेरी साइंस का है, जीके सेल्फ स्टडी से तैयार कर लो, अगर सिलेक्शन लेना है तो बछीड़ मत खाओ कहीं। जीके के लिए आपको बुक्स उठानी ही पड़ेंगी। अभी मैं आज भी विचार कर रहा था, स्कूल में जब बैठा हुआ था, लाइब्रेरी में मेरी में बैठा हुआ था वहाँ, तो मेरे मन में विचार आया कि यार जो लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को क्लास 6 से लेकर 12 तक की, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इनकी बुक्स सजेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो पेपर हो रहे हैं ना उसमें राजस्थान जीके के सवाल जो हैं इन बुक्स से लाइन टू लाइन उठकर आ रहे हैं। जिस बच्चे ने छठवीं, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की कुछ बुक्स हैं वो पढ़ ली ना, तो मैं कहूंगा कि लगभग सवाल राजस्थान जीके के वहां से पुटअप होते हैं। और आजकल के एग्जाम में तो मैं ये देख रहा हूं कि लैंग्वेज भी वही है, सीधा क्वेश्चन उठा रहा है। तो मैं, हो सकता है कल ही एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर दूं, छठी से लेकर 12वीं तक की किताब आपको दिखा दूं कि भैया ये बुक आप ले लेना, और आप ले सको तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं लाइब्रेरी में बैठकर, मुझे 15 से 20 मिनट लगेंगी, है ना, 15 मिनट मान लो एक बुक की पीडीएफ बनाने में, सबकी पीडीएफ बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, या फिर आप खरीद लेना कहीं से भी, है ना, जैसा आपको उचित लगे। नहीं बेटा, आपके पास हो रही है ना, बाकी कहीं नहीं हो रही। और ठीक है, चांदनी क्या कह रही है? सर आपके पढ़ाने का वे बहुत अच्छा है बेटा। मैं, देखो मुझे मालूम है कि ज़्यादा अंग्रेज बनने से बच्चों के समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, क्योंकि मैं
यहीं से गुजर के आया हूं। तो जो मास्टर अंग्रेज बनने की कोशिश करते थे, अपनी मास्टरगिरी दिखाने की कोशिश करते थे, उनकी भाषा समझ में ही नहीं आती है। और हम यहाँ आए हैं समझने के लिए, नहीं तो बुक्स में हम पढ़ लेते, है ना। और बहुत सारे सोर्सेज हैं, वहां भी हम पढ़ सकते थे। बट मेरी कोशिश ये है कि जितना हो सके सादा और सिंपल भाषा में उसकी अवधारणा को समझा सकूं, उसके कॉन्सेप्ट को मैं समझा सकूं। ये मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे जब कोई भी चीज याद करनी होती है ना, तो मैं बिल्कुल एकदम मारवाड़ी भाषा में उसे समझने की कोशिश करता हूँ, एकदम सादा लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में उसे समझने की कोशिश करता हूँ। और फिर वो समझ में आ भी जाती है, और उसे भूलते और नहीं है कभी, है ना। अगर ज्यादा अंग्रेज बनोगे, चीजें उस हिसाब से याद करने की कोशिश करोगे ना, तो कॉन्सेप्ट कवर नहीं होंगे। भले ही उस लाइन को आप रट लोगे, लेकिन पल्ले नहीं पड़ेंगी चीजें। ठीक है। अच्छी आती है बेटा, विक्रम अच्छी आती है ना। ठीक है, मैं अजय मेघवाल टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। लाइब्रेरियन गुरुजी सुमेर चौधरी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अपने यूट्यूब पे भी इसका लिंक पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन पे भी शायद इसका लिंक पड़ा हुआ है। तो वो चैनल आप ज्वाइन कर लेना। मैं क्लास 6, 7, 8, 9, 9वीं क्लास की मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसकी भी कहीं से लेकर के पीडीएफ आपको डाल दूं। मेरी लाइब्रेरी में 9th क्लास की जो बुक है वो ख़त्म हो रखी है। तो हो सकता है मैं किसी से भी ले लूँगा, किसी लाइब्रेरियन से ले लूँगा, या फिर किसी बच्चे से लेकर के मैं पीडीएफ बना करके डाल दूंगा ना। बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट हो रखी हैं बुक सारी, 9th की नहीं है, बाकी सारों सब की हैं। तो 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं की भी मैं लेकर डाल दूंगा, 10वीं, 11वीं और 12वीं सब की पीडीएफ बनाकर मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आप उसका प्रिंट आउट ले लेना, ठीक है। बेटा सब अच्छे हैं, हर सब टीचर अच्छे हैं, है ना। देखो कोई बुक अच्छी या खराब नहीं होती है, उसको पढ़ने वाला अच्छा और खराब होता है। बुक्स, जो बुक्स का लेखक है ना, वो कभी को ये नहीं चाहता कि मैं बच्चों को खराब तथ्य पेश करूं, है ना। तो वो कभी नहीं चाहेगा। और कोई भी टीचर कभी ये नहीं चाहेगा कि मेरी बुराइयां हो, या मैं बच्चों को गलत पढ़ाऊं या बेकार चीज पढ़ाऊं, कभी नहीं चाहेगा ना। तो सब टीचर भी अच्छे हैं, बस आपको समझ में किसकी बात आती है ये डिपेंड करता है, इस बात पर सारी चीजें निर्भर करती हैं। ठीक है बेटा, हमारी लाइब्रेरी में तो सारी किताबें, अरे आप लाइब्रेरियन बन जाओगे तो पुस्तकों के भंडार में जाकर के बैठोगे, क्यों चिंता कर रहे हो, बहुत सारी पुस्तकें हैं। मैं आज भी विचार कर रहा था एक वीडियो मेरी लाइब्रेरी से ही बनाने का, लेकिन फिर शायद मैंने सोचा कि चलो कल या परसों में डाल देंगे, है ना। चलो टॉपिक पे आ जाओ भाई वापस से। कैनन ऑफ ए एक्स्ट्रापोलेशन इन अरे, पंक्ति में बहिर्वेशन का उपसूत्र है। यह सूत्र सुनिश्चित करता है कि किसी पंक्ति के प्रारंभ या अंत, देखो एक्स्ट्रापोलेशन है मतलब लास्ट में, भले उस तरफ से देख लो लास्ट में या इस तरफ से लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट में याद कर लेना, ये शब्द याद कर लेना, अंत में, ठीक है। तो किसी पंक्ति के, क्योंकि अरे का कैनन है तो पंक्ति के प्रारंभ या अंत की बात होगी, चैन होगी तो यहां चैन की बात होगी, ठीक है। तो पंक्तियां अरे की बात हो रही है, अरे के कैनन की बात हो रही है, और अरे में भी एक्स्ट्रापोलेशन की बात हो रही है ना। तो अरे का मतलब ये वाली पंक्ति, और एक्स्ट्रापोलेशन मतलब अंत में, ठीक है। इतना सा दिमाग में बिठा के रख लेना आप लोग, तो बस फिर दिक्कत नहीं होगी। तो यह सूत्र सुनिश्चित करता है कि किसी पंक्ति के प्रारंभ या अंत में नए समकक्ष विषयों, ये बात दिमाग में रखनी है, एक ये बात दिमाग में रखनी है, किसी पंक्ति के प्रारंभ या अंत में समकक्ष विषय, क्योंकि अरे है, पंक्ति है, और पंक्ति में समकक्ष विषय होते हैं, कोऑर्डिनेट क्लास रहती है। समकक्ष विषय, समकक्ष विषय मतलब सारे बराबर बराबर के हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, पीढ़ी में अलग नहीं है, कोई एक दूसरे के अधीन नहीं है ना। तो समकक्ष विषयों की बात आए तो अरे आंसर लगाना, अधीनस्थ विषयों की बात आई तो चयन आंसर लगाना, ठीक है। तो यह उपसूत्र निश्चित करता है कि किसी पंक्ति के प्रारंभ या अंत में नए समकक्ष विषयों को बिना किसी व्यवधान के, उनका क्रम भी डिस्टर्ब नहीं हो, है ना, बिना किसी व्यवधान के जोड़ने के लिए अंकन प्रणाली में पर्याप्त क्षमता होनी चाहिए। अंकन के अंदर जो आपकी नोटेशन प्रणाली है, नोटेशन सिस्टम जो आपका है, उसके अंदर जो आपने पहले से अनुक्रम निर्धारित कर रखा है, उस अनुक्रम को बिना डिस्टर्ब किए नए विषय को ऐड करने की क्षमता होनी चाहिए। और ऐड कहां करना है,
प्रारंभ या अंत में करना है, बीच में नहीं करना है। बीच में करने की बात आएगी ना तो फिर इंटरपोलेशन आ जाएगा। ठीक है, इस बात को समझना बेटा। तो ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। यह नियम मांग करता है कि अंकन योजना मतलब नोटेशन सिस्टम में पंक्ति के बिल्कुल शुरुआत बिगिनिंग या अंत में संख्या को जोड़ने की गुंजाइश होनी चाहिए। नोटेशन के कहां जोड़ोगे, लास्ट में या प्रारंभ में, लेकिन बीच में नहीं जोड़ोगे क्योंकि एक्स्ट्रापोलेशन है। और पंक्ति में जोड़ोगे क्योंकि पंक्ति के नोटेशन हम पढ़ रहे हैं, पंक्ति के अंदर एक्स्ट्रापोलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कहां ऐड करना है, लास्ट में या प्रारंभ में। ठीक है, और बिना क्रम को डिस्टर्ब किए, व्यवधान नहीं होना चाहिए पहले वाले क्रम के अंदर। ठीक है, तो देखो पंक्ति क्या है ये भी मैंने डाल दिया है ताकि समस्या नहीं हो। तो समान श्रेणी की जातियों का समूह है, सब समान है, कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट क्लास है, समकक्ष क्लास है, समान क्लास हैं, सब एक जैसे हैं, छोटा बड़ा कोई नहीं है। राजस्थान, मैं कहूं यूपी, मैं कहूं एमपी, मैं कहूं गुजरात, क्या है, सबके सब राज्य हैं, मतलब सबका समान लेवल है। छोटा बड़ा वैसे हो सकता है, कोई कोई क्षेत्रफल के आधार पे बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, लेकिन पीढ़ी में सब समान है, सब भारत के बेटे हैं, ये मान लेना। तो राजस्थान, गुजरात, यूपी, एमपी ये सब समकक्ष हैं, इसलिए क्या है, अरे हैं, पंक्ति है। मैं कहूं भारत, फिर उसके बाद कहूं राजस्थान, उसके बाद कहूं जयपुर, है ना, तो ये क्या हो गए, ये अधीनस्थ हो गए एक दूसरे के। अरे के अंदर लाइन ऐसे बनेगी, सब समान लेवल पे रहेंगे, ऐसे, है ना। और चैन के अंदर मतलब श्रेणी के अंदर या श्रृंखला के अंदर लाइन खड़ी बनेगी, ऊर्ध्वाधर लाइन बनेगी, मतलब ये सबसे बड़ा, फिर इसकी संतान, फिर इसकी संतान, फिर इसकी संतान, इसकी संतान, सब एक दूसरे के अधीनस्थ हैं। तो जब अधीनस्थ वर्गों की बात आए तब आप आंसर लगाएंगे चैन, समकक्ष वर्गों की बात आए तब आंसर लगाएंगे अरे। क्लियर, मेरे ख्याल तक क्लियर हो गई होगी बात। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कैनन ऑफ इंटरपोलेशन इन अरे, वापस से अरे के अंदर इंटरपोलेशन की बात हो रही है, मतलब पंक्ति के अंदर इंटरपोलेशन की बात हो रही है। अभी पंक्ति के अंदर एक्स्ट्रापोलेशन की बात हमने की, अब पंक्ति के अंदर ही इंटरपोलेशन की बात हम कर रहे हैं। तो पंक्ति के अंदर इंटरपोलेशन मतलब पंक्ति के बीच में फिट करेंगे, इस बार इंटर बीच में करेंगे, है ना, तो बीच में फिट करने की बात यहां होगी, बस इतना सा दिमाग में रख लेना। इसका अर्थ है कि पुराने वर्गों के क्रम को बदले बिना, बदलना नहीं है, ये विषय बैठे हुए हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये लो जी, यहां भी कोई बैठा हुआ है, 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 लेकिन एक हमने जगह खाली छोड़ रखी है। क्यों छोड़ रखी है, इंटरपोलेशन के लिए। एक सीट खाली पड़ी है, अंकन खाली रखते ना, देखा होगा आपने सीसी में नो को खाली रखा गया है, देखा है ना आपने वहां, तो वो क्यों रखा गया है, नए विषय को शामिल करने के लिए। तो यहां भी बैठा हुआ है, यहां भी है, यहां भी कोई विषय है, यहां भी विषय है पद्धति में, यहां भी है और यहां भी है। अब इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन हमें करना है, मतलब अंतर्वेशन करना है, नया विषय आएगा तो उसे कहां फिट करेंगे, बीच में फिट करेंगे। तो बीच में जगह खाली थी, इसमें हमें कहीं पर भी छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ी, तो ये क्या है, अरे है, अरे के अंदर इंटरपोलेशन है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि पुराने वर्गों के क्रम को बदले बिना मौजूदा वर्गों के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बीच में नए वर्गों को जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए किसमें, नोटेशन सिस्टम में। ठीक है, अंकन के अंदर ऐसी क्षमता रहनी चाहिए कि बाद में कोई नया विषय आए तो उसे बीच में फिट किया जा सके। ठीक है, हमें क्रम को छेड़ना नहीं पड़े। उसके बाद बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और कैनन ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन इन चैन। अब की बार चैन के अंदर एक्स्ट्रापोलेशन हम कर रहे हैं, मतलब श्रेणी के अंदर, या श्रेणी के स्थान पे कई बार श्रृंखला लिख के दे देगा, बात एक ही है, श्रेणी आ जाए श्रृंखला आ जाए। ठीक है, तो भैया श्रेणी के अंदर बहिर्वेशन, ठीक है, एक्स्ट्रापोलेशन है, श्रृंखला या श्रेणी में बहिर्वेशन का उपसूत्र क्या कहता है, बहिर्वेशन है, एक्स्ट्रापोलेशन है, मतलब बीच में तो फिट नहीं करेंगे, कहां फिट करेंगे, लास्ट में फिट करेंगे। ठीक है, तो देखो यह नियम किसी ऊर्ध्वाधर श्रेणी,
ऊर्ध्वाधर श्रेणी। क्यों ऊर्ध्वाधर श्रेणी का नाम क्यों लिया मैंने? ऊर्ध्वाधर श्रेणी का मतलब खड़ी रेखा। खड़ी रेखा का क्यों नाम लिया? क्योंकि यहां चैन है, और चैन में अधीनस्थ विषय होते हैं, पिता, इसका बेटा, इसका बेटा, इसका बेटा, इसका बेटा। ये तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा बन रही है, इसलिए यहां बात हो रही है ऊर्ध्वाधर श्रेणी की। ठीक है, तो यह नियम किसी ऊर्ध्वाधर श्रेणी, मतलब चैन, श्रेणी का मतलब चैन, चैन का अर्थ समझ लो पहले, सामान्य से विशेष की ओर जाने वाले विषयों की सूची। सामान्य से विशिष्ट, पिता, अधीनस्थ मान लीजिए आप इसको। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट मतलब गहनता के अंदर जाते जा रहे हैं। ठीक है, गहराई में जा रहे हैं। समझ रहे हो क्या? देखो, यह नियम किसी ऊर्ध्वाधर श्रेणी के अंत में, ऊर्ध्वाधर श्रेणी के अंत में, ये बहुत बड़ी बात है बेटा, है ना? पहले और बीच और अंत, इसको समझ लेना थोड़ा सा, अंत में, है ना? तो यह नियम किसी ऊर्ध्वाधर श्रेणी के अंत में नए और अधिक विशिष्ट विषयों को जोड़ने की क्षमता प्रदान करता है। सिंपल शब्दों में इतना ही दिमाग में रख लेना कि जब भी एक्सट्रापोलेशन की बात आए तो अंत में जोड़ेंगे, अगर बात हो रही है चेन की तो चेन के अंदर जोड़ देंगे, मतलब जो आपकी श्रेणी है उसमें लास्ट में जोड़ देंगे, अंतिम कड़ी के रूप में उसे जोड़ देंगे। ठीक है, अगर यहां अरे है मतलब पंक्ति है तो पंक्ति के अंदर लास्ट में जोड़ देंगे एक्स्ट्रापोलेशन में। इंटरपोलेशन है और इंटरपोलेशन चैन में है तो चैन के अंदर बीच में फिट कर देंगे। अगर इंटरपोलेशन अरे में है तो अरे मतलब पंक्ति के अंदर बीच में फिट कर देंगे। बस इतना सा ही दिमाग में रखो। तो ये कैनन कह देता है कि भैया ऐसा करने की क्षमता होनी चाहिए, नोटेशन में ऐसी क्षमता होनी चाहिए। नोटेशन से जोड़ के देख लेंगे तो इसको ऐसे पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो, कैनन ऑफ इंटरपोलेशन इन चैन। तो भैया चैन मतलब खड़ी रेखा, अधीनस्थ विषय आएंगे। ठीक है, और इंटरपोलेशन है तो मतलब कहीं ना कहीं बीच में फिट करेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन होता तो लास्ट में फिट करते। ठीक है, तो देखो श्रेणी के या श्रेणी में अंतर्वेशन का उपसूत्र, उपकरण नहीं है भैया, इसको ठीक करना, उपसूत्र है ना, कैनन है ये। उपसूत्र भी लिख के दे देता है कई बार, नियम भी लिख के देता है कई बार, उपनियम भी लिख के दे देता है ना, तो लेकिन इंग्लिश में देख लेना, कैनन की बात हो रही है। यह नियम निर्देश देता है कि वर्गीकरण की किसी भी श्रेणी में मौजूद वर्ग संख्याओं के बीच में, आ गई ना बात इंटरपोलेशन में, बीच में। अब तुम इन चीजों को अगर सीधा बुक से पढ़ते ना तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये हो क्या रहा है, पता ही नहीं चलता कि ये बीच और अंतिम ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें। ईमानदारी से बताओ पता चल जाता क्या? और आपने क्या पहले नहीं पढ़ा इसको? और पहले पक्का पढ़ा होगा किसी ना किसी बुक से, लेकिन इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन आज तक समझ में आया था क्या? मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया होगा। बेटा सारी बुक अच्छी है रे गधेड़ो, मान जाओ रे। अबे एक चीज को लेके बस चर्चा शुरू कर दी तो फिर उसी पे अटके रहते हो, है ना? चलो, वर्गीकरण की किसी श्रेणी में मौजूदा वर्ग संख्याओं मतलब क्लास नंबर के बीच के अंदर जरूरत पड़ने पर किसी नए या छूटे हुए विषय को आसानी से जोड़ा जा सकता है। हो सकता है वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया हो तो कोई विषय छूट गया हो, और छूट गया हो तो उसे फिर हम शामिल करना है। कहां? बीच में शामिल करना है, मतलब इंटरपोलेशन करना है तो बीच में फिट करो। छूटा नहीं हो, कोई नया विषय बन गया हो तो फिर उसे भी हम बीच में फिट करेंगे। ठीक है, क्लास नंबर के बीच में जरूरत पड़ने पर उसे फिट किया जाएगा। ठीक है, आसानी से जोड़ा जाएगा बिना पूरी श्रृंखला या उसके क्रम को बदले। बाकी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए कहीं पर भी, है ना? तो ये दिमाग में रखना है, बहुत आसान चीजें हैं। उसके बाद बात करते हैं कैनन ऑफ बुक क्लासिफिकेशन की। कैनन ऑफ बुक क्लास मतलब कैनन फॉर बुक क्लासिफिकेशन, पुस्तक वर्गीकरण के उपसूत्र। देखो आपके सिलेबस में बुक क्लासिफिकेशन नाम का एक टॉपिक दिया हुआ है, पुस्तक वर्गीकरण नाम का एक टॉपिक दे रखा है। उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे और बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इस बार। लेकिन फिलहाल कैनन्स की बात चल रही है तो कैनन्स तक ही इसे सीमित रखेंगे। अगर कैनन्स के अंदर मैं पूरे बुक क्लासिफिकेशन को शामिल कर दूंगा ना तो फिर ये क्लास बहुत लंबी चली जाएगी, क्योंकि बुक क्लासिफिकेशन का जो टॉपिक दे रखा है वही 3-4 क्लास में पूरा होगा। अब उनको यहां अगर मैं घुसेड़ने की कोशिश करूंगा
तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां सीमित रहूंगा, कहां तक, केवल कैनन्स तक ही सीमित रहूंगा। ठीक है, नहीं तो बहुत यहां सब खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, चलो आ जाओ। तो भैया बुक क्लासिफिकेशन के कैनन कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम ले रहे हैं कैनन ऑफ ए बुक नंबर। कैनन ऑफ बुक नंबर मतलब पुस्तक संख्या का उपसूत्र क्या कहता है? बहुत आसान चीज है, समझो इसको। इस नियम के अनुसार एक ही विषय, अल्टीमेट क्लास है ना, इस नियम के अनुसार एक ही विषय वाली विभिन्न पुस्तकों, अब एक विषय की बहुत सारी पुस्तकें हो सकती हैं, एक ही विषय की बहुत सारी पुस्तकें हो सकती हैं। ठीक है, तो एक ही विषय की विभिन्न पुस्तकों को एक दूसरे से अलग करने और उन्हें शेल्फ पर निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बुक नंबर का प्रावधान किया जाना चाहिए। यह बात कौन कहता है? आपका कैनन ऑफ बुक नंबर कहता है। एक विषय की बहुत सारी पुस्तकें हो सकती हैं, तो एक विषय की उन पुस्तकों को भी अलग करने के लिए बुक नंबर का प्रावधान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात कहता है अपना कैनन ऑफ बुक नंबर। अब इसके लिए अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं। रंगानाथन साहब ने भी बुक नंबर का फॉर्मूला दिया है। ठीक है, बिस्कोई ने टाइम नंबर का फॉर्मूला दिया था। बहुत सारे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग फॉर्मूले दिए हैं। तो वो जो जितने भी फॉर्मूले हैं ना, वो हम पढ़ेंगे बुक क्लासिफिकेशन में। यहां सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये कैनन क्या कहना चाह रहा है। तो कैनन ये कह रहा है कि एक विषय की बहुत सारी पुस्तकें हो सकती हैं और उन सभी पुस्तकों को अलग अलग रखने के लिए या उनको एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए बुक नंबर का प्रावधान किया जाना चाहिए। ये बात कहता है कैनन ऑफ बुक नंबर, जिसके लिए रंगानाथन साहब ने क्या दिया था? 8 अंकों का एक बुक नंबर का फॉर्मूला दिया था। याद होगा आपको, 8 अंकों का एक फॉर्मूला दिया था, LFYA VS C और CR। CR को ईवीएन नंबर भी कहते हैं। LFYA VS C और CR, LFYA VS C और CR, CR को हम ईवीएन नंबर भी कहते हैं। तो ये 8 अंकों का फॉर्मूला दिया था। ठीक है, 8 तत्व हैं। बात करूंगा मैं आगे जब बुक क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, यहां खिचड़ी नहीं बनाएंगे, मैंने आगे लिख भी दिया है ना। ये फॉर्मूला दिया था रंगानाथन साहब ने 8 अंकों का, जिसकी चर्चा बुक क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में हमें करेंगे। यहां नहीं लूंगा इसको, एक एक को पढ़ेंगे। एल का आशय क्या है, एफ का आशय क्या है, वाई का आशय क्या है, ए का आशय क्या है, किससे मतलब जो इनके तत्व हैं, कौन सा तत्व किस सिंबल से जुड़ता है, कौन से सिंबल से कौन सा तत्व जुड़ रहा है, सी किससे जुड़ रहा है, सीआर किससे जुड़ रहा है, वीएन जो है वो किससे जुड़ रहा है ना, LFYA VS, एस किससे जुड़ रहा है, वीएन ईवीएन है ना, ईवीएन नंबर बोला है, सीआर को ही ईवीएन नाम दिया था, ईवीएन। ठीक है, इवेल्युएशन नंबर जिसे आप कहते हो शॉर्ट में। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे आगे, बुक नंबर जो आपका बुक क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है वहां पढ़ेंगे। ठीक है, यह नियम पुस्तकालय में विशेष प्रकार की सामग्रियों को, अच्छा यहां तक किसी को समस्या है क्या? पहले मुझे यह बताओ, उसके बाद चलूंगा मैं आगे। कैनन ऑफ बुक नंबर में समस्या है क्या किसी को? यहां किसी को समस्या है क्या? अजय मेघवाल, अभी तो सर अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो बोल दिया करो। ठीक है, नहीं तो मुझे कोई कोई मैं बाबा जी तो हूं नहीं कि कोई बूझा उजा आ जाएगी, है ना, पता थोड़ी चलेगा मुझे ऐसे। ठीक है, चलो चलते हैं आगे, अगले कैनन की बात करते हैं, कैनन ऑफ कलेक्शन नंबर। अब कलेक्शन नंबर का आपने नाम सुना है कोल नंबर में। ठीक है, कोल नंबर में, क्योंकि कोल नंबर का ही क्या है, एक पार्ट है। कोल नंबर 3 तत्वों से मिलकर बनता है, क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। तीनों से मिलकर क्या बनता है? कोल नंबर। क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, तीनों को एक जगह रख के, तीनों का एक समूह बना के उसको क्या नाम दे देते हैं हम? कोल नंबर नाम दे देते हैं। ठीक है, और यही कोल नंबर किसके काम में आएगा? आपके सूचीकरण में काम में आएगा। ठीक है,
खैर वो बात की बातें हैं। तो देखो भैया, कलेक्शन नंबर को पढ़ लेते हैं। यह नियम पुस्तकालय में विशेष प्रकार की सामग्रियों को विशिष्ट संग्रह में व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग कलेक्शन नंबर निर्धारित करने का निर्देश देता है। कलेक्शन नंबर आखिर है क्या चीज? क्या है भाई कलेक्शन नंबर? तो देखो, यह सांकेतिक चिन्ह वह सांकेतिक चिन्ह या कोड होता है जो यह बताता है कि कोई पुस्तक पुस्तकालय में किस विशेष संग्रह या किस अनुभाग के अंदर रखी हुई है। क्योंकि पुस्तकालय में पुस्तक रखने के लिए बहुत सारे अनुभाग हो सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस पुस्तकें होती हैं, वो रेफरेंस सेक्शन में रखी होती हैं, पीरियोडिकल सेक्शन में पुस्तकें रखी होती हैं, कुछ टेक्स्ट बुक होती हैं। तो भैया, ये पुस्तक जो है वो किस सेक्शन में रखी हुई है, इसके लिए ये कौन सा कैनन दिया है? कलेक्शन नंबर दिया है। ठीक है, तो कलेक्शन नंबर क्या है? एक सांकेतिक चिन्ह या कोड होता है जो हमें यह बताता है कि कोई पुस्तक पुस्तकालय के किस विशेष संग्रह या अनुभाग में रखी हुई है। किस अनुभाग में, किस सेक्शन में? रेफरेंस सेक्शन में पुस्तक रखी हुई है क्या, पीरियोडिकल सेक्शन में रखी हुई है क्या, यह बताता है हमें, है ना। तो कलेक्शन नंबर कोल नंबर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोल नंबर किससे बनता है? क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर से। अब हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, राउंड सर्किल हम किसके आगे लगाएंगे, अंडरलाइन किसको करेंगे, ओवरलाइन किसको करेंगे, जब अपन जो पुस्तक वर्गीकरण है, बुक क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ेंगे, उस समय मैं बात करूंगा इन सब चीजों की। कटी फटी पुस्तकों के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी साइज की पुस्तकें हैं उसके लिए हम ओवरलाइन खींचते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर लाइन खींचते हैं। छोटी साइज की पुस्तकें हैं उनको हमें उनके नीचे लाइन खींचते हैं। कटी फटी पुस्तकों के चारों तरफ हम सर्किल बनाते हैं। तो वो बात में देखेंगे, वहां देखेंगे, यहां उसको शामिल नहीं करेंगे। इसकी विस्तार से चर्चा कहां करनी है? हमें बुक क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में करनी है। उसके बाद देखिएगा, लास्ट कैनन अपना है, क्या कहता है? अंतिम कैनन 43वां कैनन है भैया। ये क्या कह रहा है? कैनन ऑफ डिस्टेंसिवनेस, मतलब विशिष्टता का उपसूत्र। क्या कह रहा है? इसके अनुसार वर्गीकरण योजना में किसी पुस्तक का कोल नंबर बनाते समय उसके विभिन्न घटकों को, कोल नंबर के विभिन्न घटक कौन से हैं? क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर, ये 3 घटक हैं। तो इनके बीच में स्पेस रखना है ताकि एक दूसरे से बिल्कुल स्पष्ट और अलग दिखाई दे। तो ये कैनन यही बात कहता है कि भैया, जो क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर है वो अलग दिखाई देने चाहिए, अलग और स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, पता चलना चाहिए। ये बात कौन सा कैनन कहता है? आपका डिस्टेंसिवनेस का कैनन कहता है। तो इसमें क्या रख देते हैं हम? क्लास नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। स्पेस बोले इसमें रखना है, ठीक है, ताकि पता चल सके कि ये क्लास नंबर है, ये बुक नंबर है, ये कलेक्शन नंबर है। अगर मिक्स कर दोगे, कंप्लीट लगातार ही लिख दोगे, तो फिर ये पता चलेगा नहीं और उल्लंघन हो जाएगा किसका? विशिष्टता के कैनन का। भैया जी, आपके कैनन मेरी तरफ से कंप्लीट है। 43 वर्गीकरण के उपसूत्र आज कंप्लीट हुए आपके। बहुत लंबा टाइम इनको कंप्लीट करने में हमें लगा है, और भैया अगर डिटेल से पढ़ोगे तो समय तो लगेगा ही। बाकी आप ये भी देखेंगे कि जो पीछे के बैचेज हैं उनमें तो एक क्लास में कैनन करवा रखे हैं। अब एक ही क्लास में करोगे तो आप सिर्फ फैक्ट देख सकते हो, कॉन्सेप्ट नहीं देख सकते। अगर समय लग रहा है तो आपको चीजें भी ज्यादा मिल रही हैं, कॉन्सेप्ट भी आपके अच्छे हो रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग, आप विजिट कर लेना यार, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आप विजिट करना, 60-60 70-70 क्लासों के अंदर पूरा सिलेबस हो रखा है लाइब्रेरियन का। और सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन केवीएस एनवीएस एमआरएस की बात करें तो वहाँ लगभग 100-125 क्लासों में सिलेबस उन्होंने करवा रखा है। यार मेरे से तो थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का सिलेबस भी 150 क्लास से कम में नहीं होता है। 150 से भी ज़्यादा ही जाएंगे इस बार तो। 150 तो पिछली बार ही हो गई थी, जबकि पिछली बार तो मैंने एग्ज़ाम को देखते हुए इतने कॉन्सेप्ट भी नहीं करवाए थे। तो आप देख लीजिए अब आप किस लेवल पे चले जाएंगे, ठीक है। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, भले ही हमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, क्योंकि 1 साल का टाइम रहता है आपके एप्लीकेशन का। तो 1 साल में तो मैं सारी चीज़ें बहुत भली भांति करवा दूंगा।
ठीक है, तो दोबारा मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं लगती, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 43 कैनन हो गए बेटा। अच्छा, कुछ जगह मैं जब एमसीक्यूज करवाऊंगा ना, तो क्योंकि अभी राजस्थान लाइब्रेरियन में भी एक सवाल आया था और पूछा था कि कैनन कितने होते हैं, तो वहाँ 55 ऑप्शन में दे रखा था, 43 ऑप्शन में ही नहीं था। तो जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो ऐसे जो डाउट रहेंगे ना, तो वो साथ साथ लेते चलूंगा। क्वेश्चन भी तो करने हैं ना हमें, एक बार पहले थ्योरी कर लें, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 55 कैनन क्यों माने हैं वहाँ, क्या रीजन रहा है, क्योंकि ऑप्शन में 43 था ही नहीं वहाँ। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी आएंगी। देखो, लाइब्रेरी साइंस मैं बार बार आपको कह चुका हूं कि आप किसी चीज को लेकर किसी से जिद मत करना, बोले वही वही को आंसर है ना, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी इतना विकसित नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें भले ही आप अपनी जगह सही हो, आप एक ही चीज को दो अलग अलग ऑथेंटिक बुक्स में अलग अलग आंसर उनका देख पाएंगे, एक ही चीज का अलग अलग आंसर, और दोनों ही अपनी जगह ऑथेंटिक है। ठीक है, तो अब तुम कहोगे बोले गुरुजी फिर आंसर क्या माना, तो ये फिर तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है कि परीक्षा में कौन सा वाला पूछ लिया जाता है, दिक्कत आएगी, है ना। तो डाउट हैं इस विषय में, बहुत सारे हैं, ये कोई किसी के पास इलाज ही नहीं है इसका, है ना। सवाल आ जाता है रिक्त अंकन कौन सा है, भैया नो भी दे दिया, जीरो भी दे दिया, और दोनों ही है, तो कौन सा मान ले, वो तुम्हारी किस्मत है, तुमने कौन सा किया है। तो ऐसे सवाल परीक्षा में बार बार पूछ लिए जाते हैं, और कई बार तो थोड़ा सा हो सकता है एग्जामिनर को भी, क्योंकि एग्जामिनर भी काफी उम्र के होते हैं, एज्ड इंसान होते हैं, और हो सकता है कुछ नई नई चीजें उनके भी सामने नहीं आई हो, और उन्होंने उसी आधार पे अपने वाले जमाने के हिसाब से पेपर बना दिया हो, और वो अपडेट नहीं हुए, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो सब चीजें देखनी पड़ेंगी आपको। बाकी ये सोच लिया करो, सारे के सारे 100 के 100 सवाल तो आपको सही करने नहीं होते हैं, आ जाने दो, बोले एक दो सवाल ऐसे आ जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना। आप तो ये सोच के चलो कि जो पढ़ रहे हैं उसको तो भली बात तैयार कर लो। ठीक है, अगर कोई डाउटफुल चीजें हैं तो ज्यादा उस पर मंथन मत करो, दोनों आंसर याद कर लो उसके, अगर किसी चीज के दो आंसर आ रहे हैं तो दोनों याद कर लो, बहस मत करना किसी से भी। तुम कई बार ये भी करते हो, गुरुजी को ओवर लो आंसर, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं, है ना। तो दोनों ही याद कर लो। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि एक डाउट को कवर करने में या उसका सॉल्यूशन करने में रिसर्च करने बैठ जाते हैं, और कितना रिसर्च कर लो यार, कितना भी रिसर्च कर लेना, वो नहीं होगा कवर। कुछ चीजों में, हर जगह नहीं बात कर रहा हूं मैं, कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आप चाहे मर्जी जितना रिसर्च कर लीजिए, लेकिन वो हमेशा उलझेंगी ही लास्ट में भी जाकर के। फिर थे गुरुजान फोन होगा, गुरुजी के करें, अरे गुरुजी के बावड़ा ही के, गुरुजी भी तो बछीड़ खा रहे हैं, गुरुजा नहीं मालूम है ना, ऐसा होगा। और तुम मुझे भी मैसेज करोगे, बोले गुरुजी के कराई को, तो के कौन करनू, दिमाग कौन लगानू है, जरूरी कोई नहीं, वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, एग्जाम में आएगा, कोई बात नहीं। आपकी किस्मत मान लीजिए बिल्कुल फूटी हुई है, आपका वो गलत हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे पेपर में ऐसा मुश्किल से एक सवाल आता है डाउट वाला, इस प्रकार के डाउट वाला जिसके दो आंसर आ रहे हो, मुश्किल से एक सवाल आता है, 99 सवाल सही करके आ जाना, कौन रोकने वाला है। और उसमें रिसर्च करने में अगर तुम एक दो घंटा खराब कर दोगे, तो एक दो सवाल वहां से एग्जाम में गलत करके आ जाओगे, फिर वो टाइम तुम्हारा बहुत खराब कर देगा, एक दो सवाल तुम और पढ़ लेते। ठीक है, तो इसमें ज्यादा उलझना मत है। ठीक है, चलो जी। हाँ, टाइम लगता है पर आनंद भी आया होगा, आपने पहले भी कैनन्स पढ़े होंगे, देखना देखे किसने इतने लंबे टाइम में कैनन पढ़ाए हैं, कितनी क्लासें हो गई यार कैनन्स पर, और देख लेना उठा के। बहुत अच्छा, बहुत सारे साथी अलग अलग जगह से पढ़ रहे होंगे, बहुत से प्लेटफॉर्म से बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, तो उनके नोट्स मैच करवाना और अपने नोट्स मैच करवाना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बच्चा कह रहा है, विक्रम क्या कह रहा है, सर क्लास का टाइम 5 से 7 PM के बीच में रखो, इस टाइम नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। बेटा 5 से 7, अब आपने तो अपने हिसाब से बता दिया, 5 से 7 मैं फ्री नहीं हूं। अब आप यकीन नहीं करोगे, आज आपकी क्लास के लिए लगभग 150 किलोमीटर का सफर करके आया हूं मैं अब।
जल्दबाजी में, क्योंकि कल क्लास बारिश की वजह से नहीं हो पाई थी और कुछ बच्चे ये चीज़ें समझते नहीं है, वो नहीं देखते हैं कि क्लास क्यों नहीं हुई बारिश में, क्या ऐसा भी होता है। जब वो इस लेवल पे आएंगे तो उन्हें समझ में आएंगी चीज़ें, क्योंकि वो तो सीधा गुरजा की नींद खराब होगी क्लास में ना, ऐसा सोच सकते हैं। बाकी गुरजा ने 1 घंटा पढ़ा, हम कोई दिक्कत को नहीं, गुरुजी 10-10 12-12 घंटा की मैराथन क्लास भी लगाऊंगा, क्यों चिंता करो होते है ना। तो ऐसी समस्या नहीं है, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि हम क्लास चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कल तो मैं दिन भर वेट कर रहा था कि आपकी क्लास करवाऊं। ठीक है, लेकिन फिर बारिश शुरू हो गई तो संभव नहीं हो पाता कई बार। तो मैं जब क्लास नहीं होती है तो मैसेज डाल देता हूँ, उसकी चिंता आप मत किया करो। हाँ, यही टाइम रखेंगे बेटा, क्योंकि मैं कहीं भी रहूँ, कोई भी मुझे काम हो, लगभग रात को 9 बजे तो फ्री हो ही जाता हूँ, है ना? तो कोशिश करता हूँ कि 9 बजे आपकी क्लास हो जाए। नहीं तो बीच में अगर 5-7 बजे का टाइम मैं डाल दूँगा ना, तो क्लास आपकी मिस ज़्यादा होंगी, है ना? और बार-बार मैं भी डिस्टर्ब रहूँगा और आप भी डिस्टर्ब होंगे, तो 9 बजे वाला टाइम शायद ज़्यादा सही है। हाँ, मुझे मालूम है सबके अलग-अलग, कोई कहेगा 7 से 8 रख दो, कोई कहेगा 4 से 5 रख दो, कोई कहेगा सुबह रख दो। तो बच्चों से मैं पूछता ही नहीं हूँ, क्योंकि सबके अलग-अलग सुटेबल टाइम है ना, तो उनसे तो बातचीत करना ही बेकार है। नहीं, मैं पूछूंगा ही नहीं आपसे बेटा, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, है ना, नौकरी लागनो तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ये टाइम सही भी रहता है। क्या करते हो तुम, मोबाइल छेड़ोगे रात को, क्या मतलब, और दिन में तुम्हारी लगातार पूरे दिन स्टडी होगी, जब थक जाओगे लाइब्रेरी से पढ़ के तो फिर उसके बाद क्लास में यहाँ लाइव आके पढ़ लिया करो। ठीक है, चलिएगा, बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद, मिलते हैं कल ठीक शाम में 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।